एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ हमने एग्जांपल ख़त्म की थी और ये प्रॉब्लम आप शुरू में मैंने इसे डिफाइन नहीं किया। प्रॉब्लम ये वही था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आपको याद होगा कि जो प्रॉब्लम था, मैं लिख भी देता हूँ, वो था -k d²t/dx²। हीट कंडक्शन का ये प्रॉब्लम था और यहाँ पर -k/dt/dx जो है ये हमने कोई वैल्यू क्यू रखी थी एट x इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू t इज इक्वल टू TL था एट x इज इक्वल टू L। तो ये वाला प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है, वो डिफाइन नहीं किया हमने। तो वो आप चाहे तो डिफाइन कर लीजिएगा, या आपको अगर पता है तो आप उसे लिख लीजिएगा, t इज इक्वल टू TL। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है, लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर 2 की। Let us consider a differential equation है -d²u/dx² is equal to 1, and x is defined on 0 to 1 with boundary condition. With boundary conditions u of 0, u of 1 is equal to 0. इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम अब मुख्तलिफ हो गया। अब यहाँ पर T ख़त्म हो गया, टेम्परेचर आपके पास ख़त्म हो गया, और U वेलोसिटी आपके पास आ गई। U velocity of the concentration for example, या velocity of the fluid flow, whatever। तो ये चेंज हो गया प्रॉब्लम। इस दफ़ा ये हमने U रख लिया इसको, और साथ ही बाउंड्री कंडीशन गिवन है आपको। बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0 इज 0, एट x इज इक्वल टू 1 इट इज 0। ऐसा प्रॉब्लम जो होता है इसको आप फिजिकली भी देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ मूवमेंट किस वजह से हो रहा है। 0 पे भी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 0 है, और 1 पे भी वेलोसिटी 0 है। तो फिर मूव कैसे कर रहा है? प्रॉब्लम में मोशन कहाँ से आ रही है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ द फ्लूइड या जो भी हमारे पास है, एयर है या जो भी है। तो ये u0 भी 0 है, u1 भी 0 है। इसका मतलब है एंड पे तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन इन बिटवीन कैसे मूवमेंट आ रहा है? कोई आप बता सकते हैं कैसे मूवमेंट आ रहा होगा? स्ट्रिंग आपके पास है ना, उसे आप कैसे वाइब्रेट कराएंगे? आप पकड़ेंगे स्ट्रिंग को जो है आप पकड़ के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या किया है? बेसिकली फोर्स फंक्शन होता है ये आपका। ये आपकी होती है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि जिल की बुक में आप जो नॉन होमोजेनियस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ कहाँ पर है वो फंक्शन, सोर्स फंक्शन? ये वाला वन इज ए सोर्स फंक्शन, ठीक है। तो ये सोर्स फंक्शन है जो कि इस पूरे जो, अदरवाइज तो आपका सब कुछ जो है वो मोशन नहीं होगी, फिर तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये एनीवे एक फिजिकल चीज़ है जो कि आप जिल या और बुक्स में देखते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने अब सॉल्व करना है, लेकिन इसको वो मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं। एज्यूम दैट u of x is equal to a1 sin pi x
is an approximate solution find A1 by using a Galerkin method। ये क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ इसने नहीं कहा हुआ कि आप वेटेड रेजिडुअल फॉर्मुलेशन करें या वीक फॉर्म बनाएं, इसने नहीं कहा हुआ। इसने सिंपली ये कहा हुआ है कि A1 फाइंड करें, जिसका जो अल्टरनेट मीनिंग ये है कि आपने वीक फॉर्म ही बनानी है एट द एंड और A1 फाइंड करना है। ठीक है, क्यों वीक फॉर्म बनानी है आपने या वेटेड रेजिडुअल फॉर्मुलेशन क्यों करना है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि बाउंड्री कंडीशन आप अप्लाई करके भी A1 वगैरह निकालेंगे, लेकिन हम क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट मेथड पे काम कर रहे हैं तो हमें वीक फॉर्म से ही ये A1 निकालना होगा। ठीक, तो कैसे स्टार्ट करेंगे आप इसे? वीक फॉर्म या रेजिडुअल फॉर्मुलेशन बनाने के लिए सबसे पहले रेजिडुअल डिफाइन करना होगा। द रेजिडुअल इज रिटर्न एज, इसका रेजिडुअल हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, और 1 को आपने लेफ्ट साइड पे ले आना है। ये केयरफुली आपने लिखना होगा, +1 नहीं कीजिएगा इसको। आपने रेजिडुअल का मतलब होता है कि आप ये जो इक्वेशन है इसको आप माइनस डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पहले फॉर्म आप बना रहे होंगे, तो ये फिर रेजिडुअल आपके पास बन जाएगा। आर ऑफ एक्स, इसका हम इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब क्या करना होगा, हमने इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3 बाय वेट फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, बाय वेट फंक्शन। और क्योंकि ग्लेरिकन मेथड आपको कहा गया है तो ग्लेरिकन मेथड में वेट फंक्शन इज इक्वल टू शेप फंक्शन फाई, and from the given approximate solution we get phi of x। क्या हो जाएगा इस केस में? phi of x जी बताएंगे क्या होगा? क्या आपने बताया? साइन, जी बिल्कुल ठीक है, साइन पाई एक्स। यानी अगर आप देखें हमने जो फॉर्म लिखी थी अप्रोक्सीमेट फॉर्म, वो कुछ इस तरह से A1 T1 प्लस A2 T2, या आपने लिखा होगा A1 phi1 प्लस A2 phi2 सो ऑन। इस तरह से आपने इसे लिखा होगा, मेरे ख्याल है ऐसे नहीं लिखा, इस तरह से लिखा है। वो अभी हम चैप्टर 3 में T1 वगैरह लिखेंगे। तो A1 phi1 और आपने तो एक जनरल फॉर्म लिखी है। अब इसने क्या किया हुआ है, इसने कहा है कि जो अप्रोक्सीमेट फॉर्म है वो कुछ इस तरह की है कि जिसमें आपके पास सिर्फ A1 phi1 है, यानी कि A1 sin phi x है हमारे पास। ठीक है, A1 sin phi x। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये होगा हमारे पास phi1 की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपली phi ऑफ x कह सकते हैं, phi ऑफ x। ठीक है, ओके। इसको चाहे तो हम यहाँ तक लिख लें, बाय w इज इक्वल टू
मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय वेट फंक्शन। अभी हम वेट फंक्शन सिर्फ लिख देते हैं, वेट फंक्शन W and integrating आप पहले W से मल्टीप्लाई करेंगे R of X और फिर इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 D of X। W आमतौर पे ऐसे ही लिखा जाता है, ये ऐसा लग रहा होता है कि जैसे W is a constant, but W is not a constant. It can become a constant when you define W for some particular functions. But here W is a shape function which is a function of X. So this will be equal to 0, equation 4. अब हम लिख लेते हैं जो पहले स्टेटमेंट हमने लिखी थी ताकि जरा क्लैरिफाई हो जाए। इन Galerkin method W of X is equal to phi of X shape function, and from the given approximate solution, we get phi of X is equal to sine pi X. Equation 4 becomes 0 to 1 phi of X। W को हम phi रख देंगे और जो रेजिडुअल है वो डिफाइन हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा। वो हमने पहले भी देखा हुआ है कि हमारे पास जो रेजिडुअल फॉर्मूलेशन वो क्या बनेगी। आपने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पे जाना होगा और ये आंसर आ रहा होगा डी फाई ओवर डी एक्स डी यू बाय डी एक्स माइनस 0 to 1 phi dx minus phi du by dx 0 to 1. For particular problem, we have this weak form, which is actually residual formulation. इस रेजिडुअल फॉर्मूलेशन में आप देखें कि आपके पास Q जो था वो 1 रखा हुआ, यहाँ आपके पास Q आ रहा था। ओके, आपको ये यहाँ पर तो मैंने खैर डायरेक्ट लिख दिया, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप वो प्रीवियस फॉर्म अगर याद नहीं है, जाहिर बात है याद करना उससे मुश्किल है, तो आप इसे अलग लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनाएंगे, फिर ये पहली फॉर्म आएगी और ये सेकंड फॉर्म भी आपके पास आएगी और यहाँ पर ये फिर बाउंड्री कंडीशन आपके पास आएंगी। ठीक है, ये हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। ठीक, इसमें कोई इशू तो नहीं है इस इक्वेशन में। ठीक है, क्लियर है आपको? ये हमने पहले सॉल्व किया था शायद इसको 0 to 1 डी फाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पर k कांस्टेंट आ रहा था क्योंकि k भी था उस इक्वेशन में dx, और यहाँ पर आ रहा था 0 to 1 पाई q dx, और यहाँ पर भी एक k एक्स्ट्रा आ रहा था k पाई du बाई dx 0 to 1। ये इक्वेशन थी जिसको मैंने u की फॉर्म में लिख लिया है, तो हम जो है k को 1 लेके आप लिख सकते हैं इस तरह से। एग्जाम में अगर इस ऐसी इक्वेशन दी जाए तो आपको अगर याद है तो आप, जैसे मुझे अभी थोड़ा सा उसका आइडिया था, तो वो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी के एक 1 ले लेंगे और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर टाइम सेव करना चाह रहे हैं। अब इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे 0 to 1, फाई का हमें पता है तो डी फाई बाई डी एक्स हो जाएगा फाई कॉस फाई एक्स। ठीक, और इसके बाद
डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? अब u इज डिफरेंट एंड शेप फंक्शन इज डिफरेंट फंक्शन। u के लिए आपको यहाँ पर इसका कंप्लीट का डेरिवेटिव लेना है, डी यू बाई डी एक्स, उसमें a1 भी आ रहा होगा। और जो फाई फंक्शन है उसके लिए आपको सिर्फ इस शेप फंक्शन साइन पाई एक्स का डेरिवेटिव लेना होगा। तो डी यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू a1 और पाई cos पाई एक्स dx माइनस 0 to 1 साइन पाई एक्स ये फंक्शन है, माइनस, अब ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि फाई डी यू बाई डी एक्स, कुछ और डिटेल में मैं इसे लिख लेता हूँ कि फाई डी यू बाई डी एक्स, जब आप इसमें, आप चाहे तो ऐसे लिखते हैं, इसमें आपने जब 1 पुट करना है प्लस फाई डी यू बाई डी एक्स, फिर आपने इसमें 0 पुट करना है। ठीक, अब फाई किसके इक्वल है? फाई है हमारे पास साइन फाई एक्स के इक्वल है। तो एक्स किसके इक्वल है? 1 के। जब आप ये लिमिट पुट करेंगे तो साइन पाई क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से ये फाई इक्वल है साइन पाई एक्स और साइन 0 फिर बन जाएगा, तो ये इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये दोनों टर्म जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए ये हमने नहीं लिखेंगे, तो ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हमारे पास हो जाएगी। शुरू में आपको याद होगा कि जहां वो क्लियर नहीं हो रहा था कि जब आप फाई को या तो 0 रखते, फाई ऑफ आई प्लस 1 था मेरा ख्याल है, और वहां पर हम कहते थे कि क्योंकि बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन तो शेप फंक्शन जो है वो 0 हो रहा है, तो वो यहाँ पर प्रैक्टिकली इस तरह से वो 0 होता है। ओके, तो ये 0 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, a1 पाई स्क्वायर 0 to 1 cos पाई एक्स का होल स्क्वायर dx, और इसको आप सॉल्व कर लें, माइनस cos पाई एक्स ओवर पाई 0 to 1, और ये इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। आपने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, ये इंटीग्रेट करना आसान है, और ये भी आपने इंटीग्रेट अभी करना होगा। a1 पाई स्क्वायर cos पाई, अगर आप देखें 0 to 1 1 प्लस cos 2 पाई x डिवाइडेड बाई 2 dx, और इसमें आंसर आ रहा होगा माइनस cos पाई ओवर पाई प्लस, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे, अगर माइनस लगाओ तो दूसरा प्लस कर देते हैं, ठीक है, वही की बात होती है कि माइनस कॉमन ले रहे हैं आप, तो प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ 0 विच इज 1 ओवर पाई, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। a1 पाई स्क्वायर, और फिर आप इसको अलग से सॉल्व कर लें, अपनी आसानी के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, प्लस 1/2 0 to 1 cos 2 पाई x ओवर, सॉरी 2 तो पहले ही आ गया, dx, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये cos पाई जो है माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -2 ओवर पाई, कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा -2 ओवर पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये दोबारा से इसका डेरिवेटिव होगा साइन 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, सो ऑन, ये आप खुद ही फाइंड कर सकते हैं, a1 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2 ओवर पाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से a1 आ जाएगा 4 ओवर पाई क्यूब, और यही हमारा एम था कि हमने ये a1 तमाम इंफॉर्मेशन थी, शेप फंक्शन था, शेप फंक्शन आपने साइनोसाइडल वेव इस दफा ली है, a1 हमें नहीं पता था, जो कि हमने इस वीक रेजिडुअल फॉर्मूलेशन से a1 हमने फाइंड कर लिया है। सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस प्रॉब्लम का? सोल्यूशन क्या हो जाएगा? u 4 ओवर पाई क्यूब साइन पाई एक्स। सोल्यूशन
के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इट शुड सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस। तो अगर आप u ऑफ 0 इसमें पुट करें तो u ऑफ 0 इज 0, u ऑफ 1 इज आल्सो 0, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जब आप पुट करेंगे तो उसमें भी आंसर जो राइट साइड पे माइनस राइट साइड पे चला जाएगा, माइनस डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज 1। तो ये जब आप पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करके आंसर जो है वो -1 आना चाहिए। ओके, तो ये तो था हमारे पास u, और u अप्रोक्सीमेट बन जाएगा u अप्रोक्सीमेट 4/π³ sin πx is an approximate solution। जब आप कैलकुलस 1 पढ़ रहे होते हैं या कैलकुलस 2, उसमें इतना या 3 जो भी आप पढ़ रहे होते हैं तो ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम कैलकुलस 1 2 3 क्यों पढ़ रहे हैं। अगर वहाँ पर हम कहें कि कैलकुलस 1 का आपके पास ये एप्लीकेशन है, फिर आप लिखते हैं एप्लीकेशन क्या है कि आपने फाइनाइट एलिमेंट मेथड में यूज़ करना है। अब यहाँ देखें ये इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आएगी ये वाली, तो फिर आप तो ये सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो वहाँ टूल आप यूज़ कर रहे होते हैं। फिर जहाँ पर भी इंटीग्रेशन और भी इन्वॉल्व है, जैसे स्टैट्स में है, स्टैट्स में आपके पास वो गॉसियन फंक्शन वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी इंटीग्रेशन आपको करना होगी। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि आप इंटीग्रेशन से एक पूरी कार बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। उस कार बनाने के लिए कंपोनेंट्स चाहिए, उसके जो फिर आपने वो ड्रैग वगैरह निकालते हैं, एप्लीकेशन का ये मतलब होता है। तो वहाँ पर कैलकुलस 1 में इंटीग्रेशन में हम कह सकते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड इसके जो है वो एप्लीकेशन है। आपको याद होगा कि जब आप NLA वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ जब एप्लीकेशन की हम बात करते थे तो हमने कहा था क्वांटम मैकेनिक्स में एप्लीकेशन है। तो इसका ये मतलब था कि न्यूमेरिकल लीनियर या न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप यूज़ करेंगे। तो इसका ये मतलब था कि आप जो वो टूल है लीनियर अलजेब्रा का, वो क्वांटम में या न्यूमेरिकल में उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये होता है एप्लीकेशन का मतलब, ठीक है। यहाँ पर जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड में भी हमें अगर लीनियर अलजेब्रा नहीं आता तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ओके, तो ये हमारे पास A1 आ गया। अब हम ऐसा करेंगे कि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन भी निकालेंगे और कंपेयर कर लेंगे रिजल्ट्स को। एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे निकाल सकेंगे, आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास है -d² बाई dx² इज इक्वल टू 1, और u ऑफ 0 इज 0 एंड u ऑफ 1 इज, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 हैं तो हमने दोनों को एक साथ वैल्यू दे दी है। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, आपके जब MS के इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो वो जहन में होना चाहिए। सिंपली इंटीग्रेट कर दें इसे। इसमें हमें वो जो आपके पास है ना कि होमोजीनियस फॉर्म और नॉन होमोजीनियस फॉर्म, आप उसको जब बात वो तब करते हैं जब आपके पास ये इंटीग्रेट ना हो रही हो, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप इसे इंटीग्रेट करें। डिटेल लेक्चर नोट्स में गिवन है, मैं इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन, और फिर आपने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 कांस्टेंट्स होंगे, 2 ही कंडीशंस होंगे। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद होनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए कि अगर कंडीशन कम है ना, कभी न्यूमेरिकल सोल्यूशन नहीं आएगा उसका, वो प्रॉब्लम भी कंसिस्टेंट नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कंडीशन कम हो, एनालिटिकल सोल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने अगर न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करना है तो कंडीशन लाजमी होनी चाहिए। आप जितने कांस्टेंट्स हैं उतनी कंडीशन होनी चाहिए, अदरवाइज आप न्यूमेरिकली कभी ज़िंदगी में नहीं सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने 0 पे भी कंडीशन देनी है, मैटलैब या कहीं पे भी न्यूमेरिकली जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो 0 पे भी मैटलैब को बताते हैं 0 पे ये कंडीशन है और 1 पे ये कंडीशन है, ठीक है। अगर 1 पे नहीं होगी तो फिर वो सॉल्व नहीं कर सकेगा उससे। आपको याद है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में भी ऐसा ही होता था, जो अभी आप पढ़ रहे होंगे आइलस मेथड वगैरह NA2 में या RK मेथड में आपने स्टार्ट किया होगा। वहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं कि आपके पास होता है du बाई dx
या आपने df/dx पढ़ रहे होंगे, आपने क्या नाम रखा होगा, dx/dt होगा, dx/dt f of x t, और यहाँ पर एक कंडीशन गिवन होती है x of 0 इज इक्वल टू 1। अब मैटलैब यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, मैटलैब फॉर एवर इसको लेके नहीं चल सकता, आपने कहीं राइट डिफाइन करना है इसका, 0 से लेकर कहाँ तक जाना चाहते हैं आप, 1 तक जाना चाहते हैं, 2 तक जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी डिफाइन करना पड़ेगा, ऑल दो कि हमारे पास कंडीशन यहाँ डिफाइन नहीं है, ओके। तो आपने प्रॉब्लम किए भी होंगे आइट्रेशन 1 आइट्रेशन 2 लेके आप राइट हैंड तक जा रहे होंगे, ओके। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हो। एनीवे, इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है u एग्जैक्ट इज इक्वल टू, बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, पोलिनोमियल इसका आंसर आ रहा है प्लस 1/2 इज एन एग्जैक्ट सोल्यूशन, ठीक। आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे ना, ये माइनर सी डिटेल्स होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे आंसर ऐसे आ रहा होगा -x² प्लस 1/2x, यानी कि यहाँ से भी u मिल रहा था और यहाँ से भी आपके पास सोल्यूशन भी u है, फिर मैंने इसको u अप्रोक्सीमेट कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये इसलिए हम कर रहे होते हैं कि ये जो सोल्यूशन है क्योंकि अप्रोक्सीमेट है तो u अप्रोक्स लिखते हैं, और इसको आप u ही मिल रहा है लेकिन u एग्जैक्ट लिख दें ताकि एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करें तो आपको पता हो कौन सा u क्या है, ठीक है। ये इसलिए हम लिख रहे होते हैं। अब इसमें क्योंकि मुझे कंपेयर भी करना है, कंपेयरिंग कंपैरिजन ऑफ एग्जैक्ट एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, at x is equal to 1/2 u exact u exact is 1/2 minus 1/2 plus 1/4 which is equal to 0.125, ये u exact का ये आंसर है। इसी तरह से at x is equal to 1/2 u approximate 1/2 पे आंसर आ रहा होगा 4/π³ sin पाई x की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू 0.129। तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक ये मैच कर रहे हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ये 1 2 और 1 2 हमारे पास ये मैच कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ये हमने कंपैरिजन भी इसका कर लिया। आप चाहे तो एब्सोल्यूट एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर AE u एग्जैक्ट। अब एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है तो आप कहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं, 1/2 पे, 1/3 पे, कहाँ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वैल्यू आपने वही लेनी है जो 0 to 1 ही डिफाइन है आपके पास। तो u एग्जैक्ट इज 1/2 minus u approximate is 1/2, then you calculate the absolute error, ठीक है। जब आप ये कंपैरिजन करना भी जरूरी है, आपको पता भी होना चाहिए, जब आप फाइनाइट डिफरेंस मेथड अप्लाई करते हैं तो फाइनाइट डिफरेंस मेथड में अगर शुरू का लेक्चर आपको याद हो, लेक्चर 1 में मैंने कहा था कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो नोड्स पे होती है, यानी कि जब आप नोड्स बना लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये जितने भी नोड्स बनाएंगे तो u जो है आपके पास इस तरह से आपको मिल रहा होगा, u of 0 फॉर एग्जांपल, u of 1/2, u of 1/4 so on, इस तरह से ये मैं इसको इस तरह से आपको मिल रहा है। तो फाइनाइट डिफरेंस मेथड में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो नोड्स पे होती है। फाइनाइट एलिमेंट मेथड में क्या होता है कि आपके पास एक पूरा फंक्शन बन रहा होता है, नया फंक्शन बन रहा होगा। आप देख रहे हैं जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है या लेक्चर नोट्स में देख लेते हैं, ये आप देख रहे हैं टी आपके पास ये सब कुछ मिल रहा है आपको, phi 1 phi 2 phi 3,
यानी कि आप एक्स कौन सा पुट कर सकते हैं, कौन सा एक्स पुट कर सकते हैं जो डोमेन में है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। जो जब आप पुट करते हैं फाइनाइट डिफरेंस मेथड अप्लाई करते हैं तो इस तरह का फंक्शन आपको नहीं मिल रहा होता, वहां पर आप सिर्फ नोड्स उसके फाइंड करते हैं और वो वेलोसिटी है तो वो बताई जाती है इस जगह पे है। तो उसमें इशू क्या आता है, अगर आपको इंटरमीडिएट वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, कोई बीच की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे आप, नहीं अप्रोक्सीमेट एक और पर्टिकुलर टर्म है, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। वेरी गुड, इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन गिवन है हमें, ठीक है। तो ये इसमें जो है डिफरेंस आपको मिलेगा। तो ये तो था लेक्चर 10।